नमस्कार दोस्तों। सी ट्रेड रूट कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो अपने एक्सपोर्ट करता है, आपस में एक दूसरे से एक्सपोर्ट करता है, वो 80 से 90% बाई वॉल्यूम जो है बाई सिप ही होता है। और अगर वैल्यू में आप लेंगे तो 70% के करीब जो है कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एक्सपोर्ट बाई सी। उसमें इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया अभी बीइंग मेजर कंट्री 95% एक्सपोर्ट जो इंडिया का है वो बेसिकली सी के थ्रू होता है। और इसमें आप वैल्यू वाइज देखेंगे तो 70%, मतलब इंडिया जो है सपोज 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें से 70 रुपए बाई वैल्यू और 95% बाई वॉल्यूम जो है इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है सी रूट के थ्रू जाता है। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन वहीं पे आप देखेंगे तो क्या है, इंडिया सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है 4%। मतलब आप ये सोचिए कि इंडिया बीइंग अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1 इसमें ओवरटेक कर लिया चाइना को भी मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने का। और उसके बाद भी हम ग्लोबल एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ 4% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये सिचुएशन आई कैसे। अगर हम ये देखेंगे, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि क्या सिचुएशन है इंडिया की, तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तो इंडिया हार्डली गिनती की चीजें एक्सपोर्ट करता है। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, आयरन ओर हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल हो गया और आईटी सर्विसेज हो गया। ये मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वो इन प्रोडक्ट्स का है। अच्छा, आईटी बोलने में थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, बट करें क्या, और कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए है नहीं, तो आईटी सर्विसेज भी हम इंक्लूड कर देते हैं। एक्सपोर्ट तो हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स भी करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेजर टॉप कंपनीज के जितने भी सीईओ मिलेंगे आपको जो है इंडियंस ही मिलेंगे, हम वो भी करते हैं, बट चलो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये गिनती की चीजें हैं। वहीं पे आप चाइना को देख लीजिए, चाइना क्या कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एक्सपोर्ट में। चाइना कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, हैवी मशीनरी एक्सपोर्ट्स, यहाँ तक कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मतलब आप यू नेम इट। अगर वहां पे चाइना का नाम ना आए कि यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है तो आप ये सोच भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं, इवन थिंक अबाउट इट, आप सोच भी नहीं सकते कि चाइना का नाम नहीं आएगा। तो अगर आप चाइना से कंपीट करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपके पास एक्सपोर्ट बास्केट बहुत छोटा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ कर नहीं रही है। आप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ले लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली इसी चीज को सपोर्ट करता है कि हम जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर पाए। हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर न रहे, हम साथ में जो है अपने प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करें जो कि वैल्यू वाइज भी कंट्रीब्यूट करता है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स अब धीरे धीरे मेक इन इनिशिएटिव का रिजल्ट आना चालू हो गया है, बट स्टिल इन सब चीजों को कैटर करने के लिए आपको अपने पास शिपिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं तो इंडिया के पास कैपेबिलिटी क्या है, इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंडिया के पास खुद के फ्लीट नहीं है। अब आप सोचिए कि जो कंट्री जिसके पास 7,500 किलोमीटर का सी वो है, क्या कहते हैं, सी फेसिंग है, मतलब 7,000 किलोमीटर हम कोस्टल लाइन हमारा जो है ऑल ओवर अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो 7,500 किलोमीटर है। इसमें मेन लैंड है 6,100 किलोमीटर, 1,200 किलोमीटर का अंडमान निकोबार का ले लीजिए, 750 किलोमीटर का लक्षद्वीप का ले लीजिए, तो टोटल मिला के रफली 7,500 किलोमीटर का हमारा कोस्टल लाइन आता है। और उसके बावजूद भी इंडिया के पास फ्लीट कितनी है, इंडिया के पास सिर्फ अपनी खुद की फ्लीट जो है 6 से 7% है। हम मेजरली डिपेंड होते हैं अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए फॉरेन शिपिंग जायंट्स के ऊपर, जैसे मार्सेक हो गया, एमएससी हो गया, कॉस्को हो गया, सीएमए हो गया, सीजीएम हो गया। जो भी लोग थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं उन्होंने देखा होगा कि आप कहीं भी कंटेनर देखेंगे तो वहां पे आपको मार्सेक का दिख जाएगा या एमएससी का दिख जाएगा या कॉस्को का दिख जाएगा। मैं डेयर करता हूं आपको कि आप नाम बता दीजिए किसी एक इंडियन कंपनी का जो कि आपने कंटेनर उसका देखा हो और आपको याद हो कि हाँ इंडियन कंटेनर है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा लैग है, जहां पे वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 17 से 20% का कंट्रीब्यूशन चाइना कर रहा है, वहीं पे इंडिया जो है सिर्फ 4% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और उसमें हमारे पास देने के लिए क्या है, सिर्फ गिनती के 4 या 5 प्रोडक्ट। और वहीं पे चाइना ने जो है मेजर हब डेवलप कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन उसने अपना इंक्रीज किया है। तो ये कारण है। दूसरा, हमारे पास डीप सी पोर्ट्स भी नहीं है। डीप सी पोर्ट्स की एफिशिएंसी भी नहीं है। मतलब अगर हमारे पास आप डीप सी पोर्ट आप देखेंगे सिर्फ एक है। मतलब डीप सी का मतलब क्या है कि जो भी 20 मीटर से नीचे हो, जहां पे बड़े कंटेनर आ सके, अपना प्रोडक्ट्स को जो है बड़े कंटेनर आ सके, वहां पे रुक सके ताकि वो जो है लैंड पे फंस न सके, मतलब ग्राउंड ना हो सके। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही जगह पर है, वो विंजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट है तिरुवनंतपुरम केरला में। और वो भी नेचुरल डेप्थ है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने डेवलप किया है। वहां पे एक लौता जगह है जहां पे 24 मीटर का नेचुरल डेप्थ मिला है। तो बाकी और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के पास अब सोचिए कि 95% आप सी एक्सपोर्ट करते हैं और आपके पास एक सिर्फ जो है डीप सी पोर्ट है कैटर करने के लिए टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का
हैंडल करने के लिए। अगर आप बड़े शिप कंटेनर्स वहां पे लाना चाहते हैं, ट्रांसशिपमेंट हब बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही है आपके पास, ठीक है। तो एक आपके पास लिमिटेड फ्लीट है, मतलब सिर्फ 6 से 7% को है, वहीं पर आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहीं पे आप चाइना को देखेंगे तो चाइना ने बेसिकली 1980 में जब उसने अपनी इकोनॉमी खोली, उसी वक्त से उसने जो है डेवलपमेंट चालू कर दिया पोर्ट्स का। आप आज देखेंगे कि चाइना जो है, चाइना के पास कई मेजर सी पोर्ट्स ऐसे हैं जो जिनकी डेप्थ 20 मीटर से ऊपर है, या तो नेचुरल है या उन्होंने डेवलप किया हुआ है। और आप शिपिंग के अंदर कितना ज्यादा होल्ड है, मैं जस्ट फॉर नंबर अगर आपको बताना चाहूँ तो आप ये सोचिए कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग में चाइना डोमिनेट करता है। मतलब 50, अगर 2023 का अगर हम डेटा देखें तो जो डिलीवरीज में डोमिनेशन था वो चाइना का था। 50% जो डिलीवरीज थी ग्रॉस टनेज की, अगर हम बात करें शिप्स की, तो वो चाइना देता था 50% के करीब। वो इतना अग्रेसिव है चाइना कि उसने अब ये 2024 में इंक्रीज करके 70% डिलीवरीज दे दी। वहीं पे साउथ कोरिया जो है 20 से 30% का कंट्रीब्यूशन है, जापान का 8 से 15%, मतलब शिप बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। और इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? इंडिया सिर्फ 1%। अगर 1% को आप नंबर मानना चाहते हैं तो ठीक है, हम 1% ले लेते हैं। इंडिया 1% कंट्रीब्यूट करता है शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो आप सोचिए कि जहां पे चाइना ने 1980 में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू कर दिया, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चालू कर दिया, वहीं पे इंडिया जो है काफी लेट हो गया। इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया, इंडिया के पास सिर्फ बिल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, इंडिया के पास अपने फ्लीट्स नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो आप देखेंगे कि इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ कर नहीं रहा है। इंडिया ने बेसिकली, आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे जो हैं जो हम लोग डिले हो गए। मतलब जहां पे 1980 में चाइना ने चालू किया ये सब चीजें डेवलप करना, वहां पे आप मेजर प्रोडक्ट इंडिया को अगर हम सी लेन के थ्रू देखना चाहें कि अगर सी लेन के थ्रू कैसे डेवलप करना है, तो इंडिया ने हार्डली 10 से 15 साल, पिछले 10 से 15 साल में ही ये सब चालू किया है। आप चाहे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, चाहे आपका जो है इंडिया को एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाना हो, जो निकोबार आइलैंड में प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के नाम से, चाहे जो है आप हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हो वर्ल्ड का, आप जितने भी इनिशिएटिव देख लीजिए वो 10 से 15, तो हम ऑलरेडी 30 से 35 साल पीछे हैं। और जो हम 30 से 35 साल चाइना से पीछे हैं, और इसको कैच करना थोड़ा मुश्किल है, पर ठीक है, जब उसको तभी सवेरा, ठीक ना। तो इंडिया सब चीजें कर रही है। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक फंड एक अनाउंसमेंट किया है, कैबिनेट अप्रूवल बेसिकली आया है, जिसमें 70,000 करोड़ का उन्होंने बेसिकली इसी के ऊपर फोकस करके, इसमें आपको जैसे शिप बिल्डिंग फाइनेंस असिस्टेंस स्कीम है, इसमें बेसिकली 24 से 25,000 करोड़ का ये फंड है। इसमें जो भी कंपनीज शिप बिल्डिंग करना चाहती हैं, या चाहे वो पब्लिक हो चाहे पार्टनर हो, इसके ऊपर फोकस करेगा। वैसे जो ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना, डेवलप करना, इंप्रूव करना, उसके लिए 20,000 करोड़ का है। दूसरा, हमारे पास एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो कर सकता है शिप का रिसाइकलिंग है। हालांकि हाईली वेस्टफुल और मतलब पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, बट ये भी कंट्रीब्यूट करता है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो इसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए 4,000 करोड़ का इंडिया ने जो है बेसिकली ये करके रखा हुआ है, फंड रिलीज किया। तो अच्छा, एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन के नाम से इनिशिएटिव भी चालू किया है, जिसमें बेसिकली शिप बिल्डिंग हो, चाहे शिप फाइनेंसिंग हो, चाहे शिप ब्रेकिंग हो, इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए ये पैकेज बेसिकली दिया गया है, जिसका नाम है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ठीक ना। तो इसके अंदर में बेसिकली ये 70,000 करोड़ का फंड है। तो बेसिकली गवर्नमेंट करना क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंडिया के पास कैपेसिटी है, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि हम मतलब लगभग 40 लाख टन, मतलब अगर ग्रॉस टनेज की बात करें तो शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी है, इंडिया उसको डेवलप कर सकता है। और बेसिकली ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टारगेट कर रही है। दूसरा, गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कैटर करेंगे तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री 30 से 35 लाख लोगों का जॉब क्रिएशन का काम कर सकता है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। दूसरा, गवर्नमेंट, अब हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड फंड है। तो आप अगर मान लीजिए इन्वेस्टर ला रहे हैं, या कोई शिप बिल्डर्स लाना चाहते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इंडिया में होम ग्रोन ही कोई शिप बिल्डिंग का काम करना चाहता है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें जो उसको भी मतलब जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो इसके थ्रू गवर्नमेंट लाना चाहती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जॉब क्रिएशन हो, इंडिया की सेल्फ रिलायंस हो इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, क्योंकि देखिए चाइना जो है 70% का देता है, सपोज कल उसने मना कर दिया कि मैंने ये कंटेनर नहीं देने हैं, तो रिसोर्सेज क्रंच तो है, चाइना चाइना ऑलरेडी ये काम करता है। तो आपकी डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा कम रहे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा कम रहे दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो ये बेसिकली जो नया फंड रिलीज किया गया है, ये बेसिकली यही काम करता है, शिप बिल्डिंग का और मैरीटाइम जो सेक्टर है उसको डेवलपमेंट का, और ये बेसिकली जॉब क्रिएट करेंगे। अब 30 लाख का जॉब कम नहीं होता है, इट्स अ वेरी गुड नंबर, जो कि एक और 30 लाख के मतलब जॉब्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट तो होता ही होता है। अच्छा, सब चीज अच्छा ही नहीं है इसमें। आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में डिले आता है, अगर फंड की कमी पड़ गई तो डिले हो जाएगा। वहीं पे आपका जो है टेक्नोलॉजी वाइज, कॉस्ट वाइज जो ऑलरेडी स्टैब्लिश मैन्युफैक्चर है जैसे चाइना है, वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिशन देता है। सिंगापुर है, ये सब जो पर्टिकुलर जगह है ये कॉम्पिटिशन, उसके कंपैरिजन में आपको जो है कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट भी बनाना है। वहीं पे आपको जो ये भी ये करना है कि प्राइवेट पार्टनर्स हैं आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए, शिप बिल्डिंग करने के लिए, ताकि आप जो है पर्टिकुलर सेगमेंट को और ग्रो कर सकें। दूसरा इन्वायरमेंट रेगुलेशन का भी है। हाल ही में आप देख लीजिए कि निकोबार आइलैंड के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट हब डेवलप करने की बात हो रही है, वहां पे अपोजिशन पार्टियां जो है अपोज कर रही हैं ये बोल के कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, वहां के ट्राइब को प्रॉब्लम होगा, उनको खतरा है। मतलब आप ये सोचिए कि इंडिया नंबर 1 पॉपुलस कंट्री है, वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि हम वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बचा के रखें। तो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल इशू है, लेट्स सी कि ये किस तरफ से जाता है, बट आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने ही पड़ेंगे। अच्छा, आपके पास मैन पावर भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, आपको वो स्किल भी देना पड़ेगा। तो ऐसी इंडस्ट्री बहुत सारी डेवलप होके आएंगी तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को डेवलप कर सके, बना सके। बाकी जो भी फ्यूचर अपडेट आएगा वो मैं आपको फर्दर इसमें बता दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा? आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी